हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमारी इस सीरीज़ में हम फाइनली जो है शुरू करने जा रहे हैं हमारे लेक्चरर कैडर के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस हैं उनको देना जो है इस वीडियो से आपको शुरू हो जाएगा। आज की ये हमारी इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें कि हम ईयर 2016 का जो पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के लिए। ऑब्वियसली ये सीरीज़ में जो है आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जो है मास्टर कैडर के और लेक्चरर कैडर के जो सिलेबस है उसको भी एक वीडियो में बना के डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपको बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन पॉजिट्रॉन ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल जो कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज 0। कहते हैं कि किसी पार्टिकल की पोजीशन में जो आपकी अनसर्टेनिटी आनी है वो कितनी होगी अगर आपकी अनसर्टेनिटी मोमेंटम में जो है वो 0 है। ठीक है, ये हमें जो है डॉक्टर हसन बर्ग ने जो है हमें एक फार्मूला दिया था। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको फार्मूला अप्लाई करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। जो हमें केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ाया जाता है शुरू में एकदम शुरुआत में केमिस्ट्री के जो एवोल्यूशन के टाइम पे ही ये बात सामने आ गई थी कि एक एटम के अंदर एक टाइम पर, मतलब अगर मैं अभी कोई पार्टिकल को स्टडी कर रही हूँ एक एटम के अंदर, एक टाइम पर आप उसकी या तो पोजीशन पता कर सकते हो या तो आप उसकी स्पीड पता कर सकते हो। स्पीड मतलब मोमेंटम, उसका मोशन पता कर सकते हो किस स्पीड से दौड़ रहा है। एक टाइम पर दोनों चीज़ें पूरी श्योरिटी के साथ पता करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो कहना चाहते थे कि अगर आपने ये पता कर लिया कि पार्टिकल जो आपके एटम में कहाँ पे प्रेजेंट है, आप ये पता नहीं कर सकते कि वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। या अगर आपने ये पता कर लिया कि आपका पार्टिकल कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, कितनी मोमेंटम है उसकी, तो आप जो है ओके, मुझे लगा कि हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, सॉरी। मैंने क्या बोला कि हाँ, अगर आपने ये पता कर लिया कि आपकी पार्टिकल की पोजीशन क्या है तो आप उसकी स्पीड पता नहीं कर सकते हैं। पूरे श्योर हो गए आप कि हाँ इस पोजीशन पे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आप ये पता नहीं कर सकते कि वो फिर किस स्पीड से एक्चुअली दौड़ रहा है उस टाइम पे। ठीक है, बेसिकली हसनबर्ग प्रिंसिपल यही कहता है कि एक ही समय पर एक ही टाइम पर पूरी सर्टेनिटी के साथ आप दोनों चीज़ें नहीं बता सकते। अगर आपने एक चीज़ पूरी सर्टेनिटी के साथ बता दी तो दूसरी आप बिल्कुल अनश्योर हो कि कितने जो है उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने बोला था कि आपके पार्टिकल की पोजीशन, डोंट माइंड द लैंग्वेज, सॉरी राइटिंग, एक्चुअली आई एम न्यू एट दिस, तो कोई बात नहीं, कोशिश मैं करती हूँ बिल्कुल अच्छे से कि आपके पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी और ये फॉर्मूला है जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आपकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 होगा। ठीक है, या फिर वो बोलते हैं h/4 पाई होगा, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, h जो होता है वो h/4 पाई होता है। h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपको पता ही होगी। ठीक है, आपकी इसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻³ जूल्स सेकेंड, है ना। ओके, ये होती है। तो चलिए ठीक है, हम अपना काम की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे काम की बात ये है कि आपकी जो ये पोजीशन है और आपकी मोमेंटम है ये हमेशा ग्रेटर देन h/4 पाई होंगे। हाँ, ठीक है। उन्होंने बोला अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज 0। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी 0 है, ये वैल्यू क्या है? 0 है, और अच्छे से पता है कि आपका जो आपका पार्टिकल है वो किस मोमेंटम के साथ जा रहा है। तो सीधी सी बात है ना, अभी बोला कि दोनों चीजें एक टाइम पे पता नहीं कर सकते। अगर एक टाइम पे
आपने मोमेंटम पता कर लिया कि हाँ यही है, आप श्योर हो, अनसर्टेन जीरो हो गई है ना, अनसर्टेनिटी जीरो हो गई, अनश्योरिटी जीरो हो गई, आप बिल्कुल श्योर होगी यहाँ इतनी मोमेंटम से आपका इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, अनसर्टेनिटी होगी जीरो, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी तो बढ़ जाएगी ना। मैंने तो बोला कि दोनों एक टाइम पे पता नहीं कर सकते। अगर पूरे तरीके से अच्छे से आपको पता चल गया कि मोमेंटम कितनी है, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी एकदम इन्फिनिटी हो जाएगी ना, बिल्कुल श्योर नहीं होगी कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बस ये पता कि स्पीड से प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी इस फॉर्मूला से समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। तो उन्होंने बोला कि आपकी मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो जीरो है, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया, अगर ये इक्वल टू का साइन लेके चलूँ मैं, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो मैं इक्वल टू का साइन लेके चल लेती हूँ, h/4 इंटू डेल्टा पी होगा, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज इक्वल टू h/4 इंटू जीरो, समथिंग डिवाइड बाय जीरो किसके बराबर आ गया, इन्फिनिटी। वही तो मैंने अभी थ्योरेटिकली समझाया आपको, ये उन्होंने किससे बताया था, फॉर्मूला से बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, दो इलेक्ट्रॉन हैं एक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। ये देख लीजिए, मान लीजिए दिस इज योर ऑर्बिटल, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैसे ऐसे ऐसे दिखाने की बजाय ये तो एक ही ऑर्बिटल बनेगी, हम डब्बे से दिखाते हैं ना, ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट नहीं हो सकते ना एक ऑर्बिटल में, वैसे प्रेजेंट तो हो सकते हैं बट एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक को वहाँ दिखाना पड़ता है, डब्बे में दिखाते हैं। कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन एक ही सेम डब्बे के अंदर प्रेजेंट है, सेम ऑर्बिटल बोला मतलब सेम डब्बे के अंदर प्रेजेंट है। तो बोलो कि ये इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इसको कुछ भी हम नाम दे लेते हैं, मान लो हम इसको नाम दे लेते हैं चिंटू, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को नाम दे लिया बिंटू। अब वो कह रहे हैं कि सेम ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन चिंटू है कौन सा बिंटू है, कैसे पहचानेंगे। कहता है कि आपको पता है कि सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है उसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मान लो ये हम ऐसा मान लेते हैं कि 3s में प्रेजेंट है, ऐसा मान लेते हैं। तो एक बात बताओ, चिंटू और बिंटू दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 3 ही रहेगा, हो गया, ठीक है, बात समझ आएगी। अगला देखो, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, आपका L की वैल्यू होती है। L की वैल्यू सारी इस दुनिया की सारी s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, ठीक है। हमने s ऑर्बिटल क्योंकि लिया इसलिए बोल रही हूँ। तो चिंटू के लिए भी L की वैल्यू 0 और बिंटू के लिए भी L की वैल्यू 0। ये कोई भी ऑर्बिटल पे आप लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला ऐसी बात नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर S के लिए 0 ही होता है ना। L इज इक्वल टू 0 के लिए 0 ही होता है, L इज इक्वल टू 1 के लिए -1, 0 -1 ये होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगी, अभी के लिए हम मान के ये चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर दोनों चिंटू बिंटू के लिए दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। अब देखिए स्पिन क्वांटम नंबर जो है, बट एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, ±1/2 होता। एक के लिए अगर प्लस होगा तो दूसरे के लिए माइनस हो गया, यानी कि अगर चिंटू की स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन जो है वो +1 की है, तो बिंटू की स्पिन कैसी होगी, -1 की, ठीक है। तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हो बच्चों, आप लोगों को बोला कि इफ वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 91.2 नैनोमीटर। कहते हैं एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, अपने को उसका पता है, उसमें कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसको हम नंबर n1 इज इक्वल टू n2 ऐसे 2-3 नंबर देके लेकर n3। कहते हैं इस पे मैंने एनर्जी डाली, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, ऊपर वाले एनर्जी लेवल में आया और फिर वापस, क्योंकि वहां पे रह तो सकता नहीं है ना। देखिए इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे ये टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाता है। देखिए हम क्या कहते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि अगर मान लो आपके एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 में बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, आपने इसको जो है वेव की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने एनर्जी को ऑब्जर्व। देखिए वेव्स क्या होती हैं, एनर्जी, उसमें हमको पता है ना कि एनर्जी के पैकेट्स ही तो होती हैं वेव्स।
आपने इसको इनडायरेक्टली सिर्फ वेव नहीं भेजी, क्या भेजी है, एनर्जी का पैकेट भेजा है। एनर्जी का पैकेट इससे जाके टकराएगा तो उसको क्या देगा, एनर्जी देगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछल के यहाँ जाएगा, लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी, इसलिए थोड़ा भूल भाल के थोड़ा ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला गया था, है ना। लेकिन जब वो वापस आएगा वहां पे तो रह नहीं सकता ना, ये इसका घर थोड़ी ना है, ये इसका घर नहीं है। इसका घर कौन है, ये इसका रेंट के लिए परमानेंट इसके पास एनर्जी है, जिसको हम एकदम शुरू हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 बोलते हैं, है ना, इसकी -3.4 बोलते हैं। इतनी ही एनर्जी है इसके पास। वो तो इसको बाहर से थोड़ी सी एनर्जी लगा लो, बाहर से थोड़े से पैसे इसको बाहर से जो आपने लाइट डाली उससे मिल गए थे, इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे इसका जो है दिमाग सनक गया था, क्योंकि पैसा आ गया था उसके पास, मान लीजिए एनर्जी आ गई थी, है ना, पैसे मतलब एनर्जी आ गई थी। लेकिन उसके पास इतनी ही एनर्जी है न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो अब बाहर से आई हुई एनर्जी को लेके ऊपर तो चला गया, अब वहां थोड़ी ना बैठे रह सकता है हमेशा। उसका जो घर है उसमें तो उसको वापस आना पड़ेगा, तो वो वापस आता है। जब वो वापस आता है बच्चों, तब वो कुछ एनर्जी छोड़ देता है कि छोड़ो ये मोह माया, ये मेरे को अपने घर पे ही रहना है, तो ये ऊपर वाले लेवल की जितनी भी मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी वो बाहर छोड़ देता हूँ, और ये हमें जो है लाइट की फॉर्म में दिखाई देती है। इसकी वेवलेंथ डिफरेंट हो सकती है फिर, ठीक है ना, इसकी वेवलेंथ डिफरेंट हो सकती है। ओके, ये यूवी विजिबल किसी भी रीजन में पड़ सकती है, लेकिन जो है आपको बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ये इन सब का आपको पता होगा कि मोस्टली जो वो यूवी विजिबल रीजन में पड़ते हैं, इसलिए विजिबल रीजन वाली जितने भी हमें वेव्स होते हैं वो तो दिखाई देती हैं। मान लीजिए इसने एनर्जी को छोड़ी तो ये बाहर गया, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए जो ये वेवलेंथ इसने छोड़ी है ना, जो ये वेवलेंथ आपके एटम ने, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा, जो ये वेवलेंथ बच्चों आपके एटम ने इलेक्ट्रॉन ने वापस आने के बाद छोड़ी है, इस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, इस वेवलेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से यहाँ n = 1, ठीक है। जब ये वापस आता है इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने बोला कि ये कुछ वेव्स छोड़ेगा। ये जो वेव आपका इलेक्ट्रॉन अब छोड़ रहा है ना, इसका हम बात करते हैं कि इसकी वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हो आप। 1/λ = Rz × 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम जो है इसकी एनर्जी को वेवलेंथ को निकालते होते हैं। उन्होंने बोला कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, हमारे पास एक क्या है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, ये सब मिटा देते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, वो वेवलेंथ छोड़ रहा है ऑलरेडी, ठीक है। वो वेवलेंथ क्या है, आपको दे रहा है, ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ है, कह रहा है वो ट्रांजिशन की यही वाली वेवलेंथ जो वो आपकी लीव करता है, ये वाली जो वेवलेंथ है, कहता है वो कितनी है, 91.2। क्वेश्चन में यही बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वैल्यू तुमको दे रहा हूँ, क्या करो, कहता है कि सेम। हमने क्या सोचा, देखो इसमें बहुत थोड़ा सा समझने की बात है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना मुश्किल नहीं है, लेकिन समझने की बात है। हमने बोला कि ये जो लैम्डा 1 इसको हम लिख लेते हैं 1/91.2 नैनोमीटर, कहते हैं ये वेवलेंथ कौन सी ट्रांजिशन के लिए है, जब ट्रांजिशन n1 और n2 दो इन एनर्जी लेवल्स के बीच में हो रहा है। हाइड्रोजन आइटम के लिए, हाइड्रोजन आइटम Z क्या है, एटॉमिक नंबर, R क्या है, रेबर्स कांस्टेंट, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो N1 और N2 के बीच में आपके हाइड्रोजन के लिए ट्रांजिशन हो रही है ना, सिमिलर ऐसी ही ट्रांजिशन किसी और एटम को, द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द एटम। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में ना इन्होंने द एटम, यहाँ पे एक एटम का नाम लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है, उस आइटम के लिए वो पूछना चाहते थे। जैसे कि यहाँ पे वो Li के लिए लिख देते, मान लो लिथियम के लिए लिख देते, कुछ भी लिख देते हैं ना, क्वेश्चन को पूरा नहीं किया ना, मान लो वो फिर लिखते हुए द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ लिथियम एटम विल बी, कहता है इसी सेम कॉरस्पॉन्डिंग, इस ही ट्रांजिशन के लिए लिथियम के केस में ये लैम्डा क्या आएगा वो बता दो, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में तो ये है, ठीक है। लिथियम के केस में क्या होगा,
अच्छा रुको, हाइड्रोजन के केस में Z क्या होगा बच्चों? Z होगा, कितना होगा? 1 होगा। तो Z की वैल्यू रख देते हैं। बाकी सारी वैल्यूज नहीं रखेंगे, N1 N2 क्या है क्या नहीं है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने क्या कहा है, दो के बीच में कंपेयर करने को कहा है। फिर तो दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, क्या ही दिक्कत है ना। आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए इंटू 1, यहाँ देखिए लिथियम का मैं कंसिडर करके चल रही हूँ। ओके, मैं कंसिडर करके चल रही हूँ कि उन्होंने कुछ यहाँ दिया नहीं होता, तो लिथियम एटम के लिए पूछ रहे हैं। मान लीजिए लिथियम एटम के लिए 1/λ इज इक्वल टू R इंटू Z। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है ना। ठीक है, 3 यहाँ पे रख दिया। 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गई 1, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। देखिए इनका ये चीज़ें जो आपस में कट हो सकती है ना, ये वाली है ना। 1/2 कर दो। ठीक है, 1/2 कर दो। इरेजर थोड़ा सा यहाँ पर नहीं रहने देते हैं, ऊपर कर लिख लेते हैं, है ना, यहाँ लिख लेते हैं। इसको इक्वेशन माना है 1, इसको इक्वेशन माना है 2, तो 1/2 नहीं 2/1 कर देते हैं ना, ये ठीक रहेगा। ओके, उल्टा कर लिख लिया है ना मैंने। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं तो उसको 2 माना है मैंने, तो उसको यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेरी फ़ोटो आती रहती है ना, तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे करके इसको लिख देती हूँ। इस फेज़ में ना बच्चों आप लोग अपनी वीडियो को जो है वो फास्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करना है ना, क्योंकि आप लोग तो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं ना। चलिए मैं क्या करती हूँ, 2/1 कर देती हूँ। सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 1/91.2 नैनोमीटर डिवाइड बाय 1/λ इज इक्वल टू, ठीक है, 3R इंटू, इसको मैं ना x लिख लेती हूँ दोनों के केसेस में। ठीक है, डिवाइड बाय R इंटू x लिख लेती हूँ। x से x कैंसिल, R से R कैंसिल। अब देखिए इसको ठीक से लिखते हैं। मैं ये नीचे वाला सारा कुछ मिटा देती हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ी सी हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए जगह बन जाए। ठीक है, हाँ, वहाँ से ऊपर से कैलकुलेशन को उठा के यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी वीडियो यहाँ पे जो है थोड़ा फास्ट कर सकते हैं ना। फास्ट कर दीजिए, उससे क्या होगा, जल्दी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ये सब देखने में जो मैं इरेजर चलाई जा रही हूँ, है ना। चलिए पेन के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आ जाइए। देखिए 1/91.2 नैनोमीटर इंटू ये 1/1/λ, तो ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा लैम्डा, है ना। लैम्डा ऊपर चला गया इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया। आर के लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 3 इंटू 91.2 नैनोमीटर। देखिए आ गया ना। अब देखिए ये 3 है ना, ये क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ योर गिवन एटम। अगर ये वो हीलियम एटम देते तो यहाँ पे 2 आ जाता, 2 टाइम्स आ जाता, है ना। 91.2 का 2 टाइम्स आ जाता। अगर मान लीजिए कुछ और दे देते तो फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाता। उस हिसाब से आपका जो है आंसर आता है यहाँ पे। अब क्योंकि ऐसा कुछ आप हमारे इसमें मैच नहीं कर रहा है, बट अगर ऐसा कुछ भी एटम वो मेंशन करते हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे इतने आसानी से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Al3 पॉजिटिव इज, Al3 पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम एटम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव दिया है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कितने बच गए हैं, 10 बच गए हैं। ऑप्शन ए इज द आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। ए, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। यस, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही तो कहता है ना, यही कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। यस, ट्रू है। ये क्या डायरेक्शन होती है, ऐसे ऐसे फैली हुई होती है 3 डायमेंशन में एस ऑर्बिटल। लेकिन पी का जैसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे लोब होंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग ऐसे लोब होंगे, जेड एक्सिस के लॉन्ग ऐसे लोब होंगे, वो डायरेक्शनल होती है। ऐसे डी और एफ बी डायरेक्शनल होती है, एस डायरेक्शनल नहीं होती है, तो ये ट्रू है। इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन बिहेव एज
एज इफ दे वर वेव्स। यस, आपके इलेक्ट्रॉन्स वेव के अंदर ऐसे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन, मोशन में अगर इलेक्ट्रॉन को चला दो ऐसा लगेगा वेव है वो। बच्चों ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको भी इतनी स्पीड से चला दें कि आप लाइट के आसपास आपकी स्पीड चली जाए, या मतलब किसी वेव के बराबर आपकी स्पीड चली जाए, तो आप भी वेव ही बन जाओगे, आप दिखाई देना बंद हो जाओगे, वेव बन जाओगे आप, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर मोशन में ले आए, अच्छे खासे मोशन में, तो वे वेव बन जाती हैं। यस, इस दुनिया में हर चीज हाई स्पीड में आते ही वेव बन जाती है, ठीक है। तो डी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको बतानी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2Cl2 एंड HCl दिया हुआ है आपको किलो कैलोरीज पर मोल में, और आपको पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। HCl कैसे बनता है बच्चों? H2 plus Cl2 gives you HCl, लेकिन यहाँ पे 2 मोल बनेंगे, तो हम क्या करते हैं, हाफ H2 लेते होते हैं, हाफ Cl2 लेते होते हैं, और आपका एक HCl बन जाता है। देखना अभी भी मैंने 2 लगा ही दिया, दिमाग मानता नहीं है। चलिए ठीक है, ओके। अब हमें पूछा है कि एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालना है, किसके बराबर होगी? अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे डेल्टा H नहीं लिखते हैं इसके केस में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl किसके बराबर होगा बच्चों? किसके बराबर होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस, है ना, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है ना, यस ठीक है। तो आपको क्या पता है? देखिए आपके ये फॉर्मूला होता है सीधा वैसे कि आपके H2 का बॉन्ड डिसोसिएशन क्या है और Cl2 का बॉन्ड डिसोसिएशन क्या है, उसको ऐड करोगे एनर्जी को, और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को घटाओगे, यही तो होता है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, यही होता है। ठीक है, कर लेते हैं। कितना है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट्स? देखिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं भूलिएगा। ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है वो आपको 1 मोल, देखिए पर मोल लिखा हुआ उसने, ये 1 मोल H2 को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगती है, लेकिन आप कितना यूज कर रहे हो? हाफ मोल यूज कर रहे हो तो हाफ ही लगेगी, ठीक है। तो आपकी HF किसके बराबर आ जाएगी बच्चों? 1/2 × 104, ठीक है। अच्छा, और क्या है आपके रिएक्टेंट में? Cl2 भी है। उन्होंने दे रखा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 इज 58 कैलोरीज पर मोल, यानी कि 1 मोल की तरह की आपको कितनी चाहिए? सिर्फ आधे मोल ही चाहिए। तो हाफ Cl2 की एनर्जी देखिए कितनी है आपकी? कितनी है आपकी? 58 है, ठीक है, ओके ठीक है। माइनस में देखिए आपको HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन माइनस में करनी है। HCl पूरा 1 मोल ही बना हुआ है, तो -103 कर दो। देखिए कितना आया? यह है आपका 52 प्लस आपका यहाँ से आ गया 2 एंड 2 9 जा 18, राइट, ठीक है। ये माइनस में आपका 103 दे रखा है। तो देखिए कितना हो गया? 8 और 2 10, ये 5 6 7 8 88 हो गया ना। ये 52 + 28 नहीं, 88 नहीं, ओके सॉरी नॉट 88, ये तो आपका सीधा कितना हो गया? 80 ही हो गया, 50 60 70 और 80, माइनस में 103, ठीक है। तो 80 - 103 क्या आएगा? एक तो नेगेटिव में आंसर आएगा, सीधा पता लग रहा है। और कितना आएगा? 33 है ना, 33 -33 किलो कैलोरीज आ जाएगा, ठीक है, ओके। 33 वाला सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग द स्टेट फंक्शन इज। देखिए याद कर लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन
स्टेट फंक्शन, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेंगे कि आपका जो क्वांटिटी है या आपका जो सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ पहुँचा, पहले कहाँ था बाद में कहाँ पहुँचा, वो होगा उसका स्टेट फंक्शन। ठीक है, वो होते हैं स्टेट फंक्शन। और आपके स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो मेनली हम पाथ फंक्शन याद कर लेते हैं, बाकी सब स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन जो होते हैं वो कौन होते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करें। देखिए आप स्कूल से घर जा रहे हैं, ठीक है, आप स्कूल से घर जा रहे हैं तो आप किसी भी रास्ते से जाएं, आपको घर पे पहुंचना जरूरी है। लेकिन अगर मान लो आपको कंडीशन लगा दी कि 3 बजे से पहले पहुंचना है, आपकी छुट्टी हुई है 2:30 पे मान लीजिए, और आपको जो है वो 3 बजे घर पहुंचना है हाफ एन आवर में, ठीक है। फिर क्या हो गया, आपका जो चोजन पाथ होगा उस पर डिपेंड करोगे आप टाइम से पहुंच पाओगे या नहीं। तो तब आपका घर जाना क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसको ही कहते हैं हम पाथ फंक्शन। ठीक है, पाथ फंक्शन में कौन से आपके थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज आती हैं बच्चों, वर्क डन आता है, क्यू आता है, ठीक है, हीट जो होती है आपकी, और इसके अलावा हीट कैपेसिटी आती है बच्चों। हीट कैपेसिटी ही आती है सिर्फ, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होती है, वो नहीं है पाथ फंक्शन। बाकी जो है सारी चीजें जो है वो स्टेट फंक्शन है, इनको छोड़ के। ठीक है, फिर ये चाहे कैसी भी क्वांटिटी हो, किसी भी कंडीशन में हो, ये हमेशा पाथ फंक्शन होती है। पाथ पे डिपेंड करेंगी, काम पाथ पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना काम किया है ना। तो देखिए रिवर्सिबल, सबसे पहले जैसे रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क है, नहीं होगा पाथ फंक्शन, वर्क है नहीं होगा पाथ फंक्शन। सी ऑप्शन, इंटरनल एनर्जी यू, इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन होता है ना, थर्मोडायनेमिक्स की क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, व्हेन गैस एट हाई प्रेशर एक्सपैंड इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इट्स टेम्परेचर। देखिए कहता है एक गैस है आपकी, कोई भी गैस है, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, कहता है वो उसको अगर मैं हाई प्रेशर पे एक्सपेंड करा दूं, एक्सपेंड इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा। देखिए ये है आपका एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स का ही एक बहुत सुंदर टॉपिक है। कि मान लीजिए कि आपने छोटे से डब्बे में बहुत सारी गैस रखी हुई थी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, आपने इसमें छोटा सा होल कर दिया और इसको एनवायरनमेंट में नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक और आपने डब्बा लगा रखा था, उसमें इसको जो है जाने के लिए बोला कि अब तुम यहाँ पे जाओ। यहाँ पे गैस के, यहाँ पे क्या थे, गैस के मॉलिक्यूल बहुत पास थे, आपस में बहुत टकरा रहे थे। ठीक है, जैसे ही उनको आपने एक्सपैंड होने के लिए इतनी सारी जगह दे दी तो वो फैल जाएंगे, चारों तरफ फैल जाएंगे। कहते हैं कि ऐसा एक्सपेंशन जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यहाँ प्रेशर कम लगेगा ना, यहाँ पे इतनी सारी जगह दी हुई उसको, यहाँ पे इतना प्रेशर लगा के इतनी छोटी सी जगह पे रोक के रखा हुआ था। कहता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने पे आपकी गैस में जो है वो कूलिंग होती है, लेकिन वो हमेशा नहीं होती, वो हमेशा नहीं होती। किस में नहीं होती है, दो गैसेस में नहीं होती है, हीलियम और हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता है। हीलियम और हाइड्रोजन में हीटिंग ही होती है। वो उसका जो रीज़न जो आपका इन्वर्जन टेम्परेचर और वो वाली जो है उसका कुछ रीज़न है, ऐसा कुछ नहीं है कि H2 गैस और हीलियम गैस कुछ ज़्यादा डिफरेंट है या कुछ भूतिया गैसेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ ही आपको पता चल गया कि आपका आंसर जो है वो आ जाएगा सी। ठीक है, इसमें क्योंकि सिर्फ इंक्रीजेस बोल रखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब गर्म हो जाएगी आपकी गैस, नहीं, वो सिर्फ हीलियम और जो है हाइड्रोजन के केस में होता है। डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज तो होता है पर वो भी फिर हीलियम और हाइड्रोजन को कौन कवर करेगा, है ना, वो भी तो गैसेस हैं हमारी। इंक्रीज इन फ्यू केसेस, कुछ एक केसेस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अभी बोला H2 गैस को, हीलियम गैस को ऐसे एक्सपेंड कराओगे तो इस बड़े से गुब्बारे के अंदर, तो वो गर्म हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, सॉरी, इसलिए इसको जो है आपका सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, है ना। इसी बच्चों इन्वर्जन टेम्परेचर वाला ही जो क्या नाम है आपका कॉन्सेप्ट है, इसी की वजह से सब बोलते हैं कि हाइड्रोजन को जो है वो बैलून में जो है भरा जाता है हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, वो इसी का वजह, क्योंकि वो गर्म हो जाती है। ठीक है, वो पूरा फिर एक पूरा कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने क्या बोला, देखिए ये रहा आपका पेन। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है एक सारे टेम्परेचर पे,
कुछ भी टेम्परेचर घटा लो बढ़ा लो, आपकी ये रिएक्शन जो है वो क्या है, आपकी एक केमिकल रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस मतलब हो जाती है। ठीक, ये कोई कंडीशन नहीं है कि क्यों हो जाती है, कब हो जाती है। और उसने बोले सारे टेम्परेचर पे हो जाती है, बताए तो बोलो इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। देखिए पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि डेल्टा जी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी। आपकी गिब्स फ्री एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पर ही जीरो होती है, उसमें भी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जीरो नहीं होती है। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ दैट रिएक्शन विल बी जीरो ओनली, दैट वन। नेक्स्ट देखिए डेल्टा एच मस्ट बी, अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं समझते इसको, ऐसे इस फॉर्मूले से समझने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है आपकी कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगी जब डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव कब आएगा, जब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसमें भी आपको पहले ही बता देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स तो कहता है डेल्टा एस तो ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, वो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन रहती है, वो ऐसा नहीं है कि वो लेस देन जीरो नहीं हो सकता। ये मैं आपको चुपके से बता रही हूँ, बट हम इसका जो कंडीशन कौन सी ऐसी कंडीशन लगाएं कि डेल्टा एस चाहे लेस देन जीरो भी हो तो भी हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, इसको हम थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन कर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा ऐसे अभी के लिए ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अपने जो कंसंट्रेटेड पाथ है जो पेपर को सोल्व करने के लिए हमें फॉलो करना, उससे नहीं भटकेंगे। तो देखिए बोल रहे हैं कि ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए आपकी। कैसे होनी चाहिए बच्चों, नेगेटिव होनी चाहिए। ये नेगेटिव कब होगी देख लेते हैं, कब नेगेटिव होगी। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हमने बोला डेल्टा एस को तो आप नेगेटिव नहीं कर सकते, वो तो जीरो से ग्रेटर ही रहेगा। ठीक है, हमने कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे ध्यान देते हैं टेम्परेचर पे, उसने बोल दिया कि सारे टेम्परेचर पे ये जो है आपकी वैल्यू जो है वो डेल्टा जी की वो नेगेटिव आ रही है। अब बात बताइए सीधी कि अगर मैं डेल्टा एच को नेगेटिव ही कर दूं, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो टी डेल्टा एस के बाहर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगी। और डेल्टा एच जो है वो आपका अब जज करेगा कि डेल्टा जी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। अगर मैं डेल्टा एच को पॉजिटिव कर देती हूँ बट फिर भी आपका डेल्टा जी नेगेटिव कैसे हो जाएगा, अगर आपका ये वैल्यू, रुकिए देखिए थोड़ा सा इरेज करके फिर से समझाती हूँ। ये आंसर तो हमारा आ ही जाएगा। हम थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे, जितना समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया है हमने, है ना, थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा मान लो अगर आपका डेल्टा एच ये वाली वैल्यू समझ में आ गई बच्चों, ये तो नेगेटिव ही होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है हमेशा और बाहर नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है, तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अब हम डेल्टा एच की तरफ बढ़ते हैं। डेल्टा एच मान लीजिए पॉजिटिव है, लेकिन हमने बोला कि ये पूरी क्वांटिटी एक साथ तो नेगेटिव है। ऐसा कब होगा, अगर हमारा डेल्टा एच मान लो टी इंटू डेल्टा एस से छोटा होगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन उन्होंने दे रखा है? डेल्टा एच मस्ट बी पॉजिटिव, डेल्टा एस ऐसी कोई भी कंडीशन उन्होंने नहीं दी हुई। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या पॉसिबिलिटी है, इसके कैसे नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी है। अगर डेल्टा एच भी नेगेटिव हो जाए, ये वैल्यू पहले से नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव को अगर आप रखोगे तो क्या होगी, ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि ये देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। हाँ, ये मैच कर गया हमारी कंडीशंस के साथ। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व कर लेंगे। अगले में देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उन्होंने, अगले में दिया है कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपकी रिएक्शन हो रही है। द डिफरेंस बिटवीन हीट्स ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एट 25 डिग्री सेल्सियस। कहता है डिफरेंस इन हीट ऑफ रिएक्शन, ये डेल्टा एच होता है, एंड
एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, आपका कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आपको डिफरेंस पता करना है। एक सेकेंड रुकिए, ये आपका अच्छा ठीक है, डिफरेंस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस पी वी होता है ना, या ये मतलब कि ठीक है, ये ऐसे होता वर्क होता है ना। पीवी को आप जो है वो डेल्टा एनजीआरटी भी लिख सकते हैं। उसने बोला डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो है आपको इसका हीट ऑफ रिएक्शन के बीच में और कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो देखिए ये किसके, अच्छा ये ऐसे बोल रहे हैं ना आपको, देखिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस पी वी होता है। अगर मान लो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू कर दूँ तो वो किसके बराबर आएगा, पी वी के बराबर आएगा। तो वो यही डिफरेंस आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं। ये किसके बराबर होगा, डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होगा, डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होगा। डेल्टा एन जी क्या होता है, चेंज इन गैसियस नंबर ऑफ मोल्स। अब आप देखिए ये तो लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड वालों को इसमें हम जो है कंसीडर नहीं करते होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि आपके पहले 15 मॉलिक्यूल्स थे आपके सिस्टम के अंदर, बाद में 12 हो गए। कितना चेंज आ गया, 3 घट गए, यानी कि आपकी वैल्यू, ये माइनस में भी पहले से लगा लो, यानी कि आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3 आ गई डेल्टा एन जी की, इनटू आर। आर क्या होता है आपका, क्या होता है आपका रेट कांस्टेंट, सॉरी गैस कांस्टेंट होता है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल इसकी यूनिट होती है। यही वाला रखना है हमें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये आपको आंसर जूल्स किलो जूल्स में निकालना है ना। इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दे रखा है बच्चों आपको 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको किस में रखना है, केल्विन में रखना है, ठीक है। तो 298 केल्विन हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 7.4। कितना आएगा 7.4। यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लेना बच्चों, ठीक है। ये आपका डेल्टा एन जी जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। ओके डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ठीक है बच्चों, ऐसा करते हैं कि ये वीडियो जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये 11th क्वेश्चन नंबर 11 से जो है वो हम आगे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे हाफ एन आवर या 40 मिनट्स के वीडियोस में जो है वो सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए जो है नेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस के लिए जो है आप हमारी सारी की सारी नेक्स्ट वीडियोस जो है वो विजिट कर सकते हैं। आपको हमारी ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू डाउनलोड इट। अदर देन दिस, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे एकेडमी के जो नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नंबर लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे जो है अपनी क्वेरीज जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट bansal.academy.com पे भी विजिट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की क्वेरी को आप वहाँ पर जो है अपनी सर्च कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।